बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फ़िज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का हमारा टॉपिक है 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। एनर्जी प्रोड्यूसर्स जो हमारे पास हैं वो एक्चुअली सोर्सेज हैं एनर्जी के, जिनमें हम सोलर एनर्जी को मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, हम टाइडल एनर्जी को देखेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखेंगे एंड सो ऑन। हम डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज को पढ़ेंगे, फिर ये भी एक एनालिसिस करेंगे कि इनमें से सबसे सस्ता और सबसे पोल्यूशन लेस सोर्स कौन सा है। ठीक है, और यही टॉपिक आपका आगे फर्दर लीड करेगा फिर रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये थ्योरी बेस्ड है, इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। ठीक है जी, तो हम वन बाय वन ईच एंड एवरी लाइन जो आपकी इस टॉपिक की है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मार्क कर लें कि टॉपिक MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में पहला सोर्स है हमारे पास फॉसिल फ्यूल एनर्जी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैसेस। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मटेरियल्स है ना, जिनमें कोल हो गया, कोयला, नेचुरल गैस हो गई आपकी, या ऑयल हो गया, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ये अंडर बड़ी डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको बर्न करने से जो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक, वो एक्चुअली हमारे पास फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहलाती है। द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स गिव आउट हीट विच इज़ यूज टू जनरेट स्टीम दैट रन्स द टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, होता यह है कि जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वो हमें स्टीम प्रोड्यूस करती है। और ये जो स्टीम है ना, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ डायग्राम में कि ये टर्बाइंस जो हैं इनमें जाती है और इलेक्ट्रिसिटी फिर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस गोइंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय फॉसिल फ्यूल इज गिवन बाय फिगर 5.13। ये जी हमारे पास डायग्राम है 5.13। ये हमारे पास कोल सप्लाई है, कोल सोर्स आप इसे समझ लें। ठीक है, ये हमारे पास वो हीटर है, फर्नेस है, या आप इसे एक चिमनी समझ लें जहाँ पर ये हीट हो रहा है। तो ये हमारे पास आप इसे रिएक्टर कोर भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक, इसके अंदर एक्चुअली क्या है, हमारे पास वाटर होता है। ठीक, और जब इस कोल को हम हीट अप करते हैं तो इससे हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, और ये जो वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आगे टर्बाइंस लगी हुई होती हैं, तो टर्बाइंस जो स्टूडेंट्स हैं ये रोटेट करती हैं। रोटेट करने से जो जनरेटर है वो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और आगे ट्रांसफार्मर लगा होता है जो उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, फिर ये ट्रांसमिशन लाइन तक जाती हैं। नीचे अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो वाटर हमारे पास होता है जो स्टीम बन जाता है ये दोबारा यहाँ से वापस आता है। ठीक, और ये कंडेंसर उसको दोबारा कहाँ भेज देता है, इस रिएक्टर कोर के अंदर, ताकि ये हीट अप और दोबारा से स्टीम बने। और ये हमारे पास वो वाटर सप्लाई है। ठीक है, जहाँ से हमने इन पाइप्स में वाटर फिल किया हुआ होता है। ओके जी, फिर एक हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन है। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फॉसिल फ्यूल वाज टू प्रोवाइड लाइट। भाई, इलेक्ट्रिसिटी से पहले जो लोग हैं वो लैंप्स वगैरह जलाते थे। ये लैंप आपको एक नज़र भी आ रहा है, तो वो एक्चुअली फॉसिल फ्यूल को क्या करते थे, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से जो लाइट मिलती थी उससे वो रोशनी जो है वो बनाते थे, और उन्हें रोशनी मिलती थी और उनके जो पार्ट्स हैं वो उन्हें विजिबल हो जाते थे। फिर डू यू नो एक और इन्फॉर्मेशन है, थर्मल एनर्जी फ्राम कोल बर्निंग वाज अ मेजर सोर्स यूज्ड इन द बॉयलर्स ऑफ स्टीम इंजन टू ड्राइव लोकोमोटिव्स इन द पास्ट। लोकोमोटिव स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जी पास्ट का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। पुराने वक्तों में ना जो हमारे पास ट्रेन के इंजन होते थे, मीन के जो हमारे पास स्टीम इंजन होते थे, ठीक है, वो ट्रेन जो बहुत ज़्यादा धुआं निकालती हैं उन्हें लोकोमोटिव्स कहते हैं। ठीक है, जो स्टीम का मेन पार्ट है इंजन, जो सारे डिफरेंट ट्रॉलीज जो उसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं उन्हें लेकर चलता है, तो जो उसका मेन इंजन है स्टीम इंजन, उसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोटिव्स। तो स्टीम इंजन्स जो हैं ये जो ट्रेन्स में इस्तेमाल होते थे ये एक्चुअली किस पर वर्क करते थे, कोल कर
या थर्मल एनर्जी पर, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल से बर्न करने से मिलती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट सेकंड सोर्स है आपकी बुक में हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। ठीक है जी, हाइड्रो मीन के वाटर, ठीक है, हमने चेंज करना है वाटर को किस में जी, इलेक्ट्रिक जनरेशन मीन वाटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो ये काम डैम्स में हम करते भी हैं और अभी भी हो रहा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर। हम क्या करते हैं, जब वाटर फॉल करता है ना, तो एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वाटर फॉल करता है तो वाटर इन अ हाई लैक और रेजरवायर पोजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई हाई लैक है या कोई रेजरवायर है तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो किसी हाइट पर है, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जब वो पानी गिरता है एक हाइट से तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन में डिस्कस किया था। फिगर 5.14 ये आपको दिखाई भी गई है सारी, मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। टनल्स आर मेड फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम द रेजरवायर टू द लोअर प्लेस सच एज कंस्ट्रक्शन इज नॉन एज डैम। ठीक है, मैंने कहा ना नॉर्मली डैम में हम ऐसा करते हैं। और यहाँ पर देखें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर रोटेट्स द टर्बाइन विच रन्स द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है जी, टर्बाइंस जो हैं वो हमारी रोटेट होंगी तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर रन करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जनरेटर का कनेक्शन होता है टर्बाइंस के साथ डायरेक्ट। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में, वो इन टर्बाइंस को रोटेट करती है और फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो वर्क करता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो एक्चुअली अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है जी, ये हमारे पास है वाटर इनटेक, ठीक है, वाटर रेजरवायर, ठीक, और ये हमारे पास बेड रॉक है, ये हमने एक टनल जो है वो बनाई हुई होती है, और ये हमारे पास टर्बाइंस लगी हुई हैं और ये जनरेटर के साथ इनका कनेक्शन होता है। ये है जी वाटर डिस्चार्ज कैनाल। अब जब हाई टाइड्स आती है ना, हाई टाइड्स जो है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ट्वाइस अ डे आती हैं। ये मैं डिटेल में आगे जाके टाइडल एनर्जी में एक्सप्लेन भी करूँगा। तो ये जो हमारे पास वाटर लेवल है, सी लेवल है, बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ना शुरू हो जाता है तो हम डैम के जो गेट्स हैं ये ओपन कर देते हैं। ठीक है, और ये बेसन में यहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा शुरू हो जाता है। जो पानी यहाँ से गुजर कर जाता है ये तो तब हाई हुआ होता है, तो ये टर्बाइन रोटेट्स करती हैं। जब रोटेट करती हैं तो तब क्या होता है जी, तब हमें जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसी तरह जब लो टाइड्स आती हैं तो ये अब हमारे पास जो है वाटर इनटेक या वाटर रेजरवायर, अब ये हाई था, यहाँ पर क्या हो जाती है लो टाइड, तो फिर ये पानी यहाँ से चलता हुआ इधर आता है दोबारा। फिर ये क्या करती है टर्बाइंस रोटेट, और जनरेटर जो है वो टर्बाइंस रोटेट करती हैं, तो जनरेटर जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है जी, तो फिर ये आगे ट्रांसफार्मर के साथ लगी होती है, ट्रांसफार्मर से जो है वो हमारे ट्रांसमिशन टावर के साथ होती हैं और फिर ये शहरों तक जो है वो बिजली पहुंचाई जाती है। फिर थर्ड सोर्स है हमारे पास सोलर एनर्जी। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है जी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से दो तरह के काम लिए जा सकते हैं। सोलर एनर्जी को एज अ थर्मल एब्जॉर्बर यूज़ किया जा सकता है, या ये जो फोटोवोल्टिक पैनल हैं, ठीक है जी, जिन्हें हम सोलर पैनल्स कहते हैं, आजकल घरों में बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर इसी का ही है, और मार्केट में बहुत तरह के आपको सोलर पैनल्स मिल रहे हैं, और इन फ्यूचर आपको फोल्डेबल टेक्नोलॉजी भी जो है वो देखने को मिलेगी बड़ी ही लो कॉस्ट पर। ठीक, तो सोलर एनर्जी एक्चुअली आ कहाँ रही है, देखिए नाम ही सोलर है, तो सोलर मीन के सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, यही है ना। तो देखिए सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है, एक बहुत बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का। कितने हज़ारों सालों से जो है सन से एनर्जी आ रही है, अभी तक ख़त्म नहीं है और काफ़ी हज़ारों सालों तक आती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ से भी एनर्जी आना बंद हो जाए, लेकिन अभी उसको बहुत ज़्यादा वक्त या टाइम लगेगा। ठीक है, तो हज़ारों सालों से एनर्जी आ रही है, तो स्टिल अभी हज़ारों साल हैं कि उस पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं वो होते रहेंगे। ठीक है, एक्चुअली वहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन होते हैं, और ये जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर फियन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन्स मिलते हैं, हीलियम बनाते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती रहती है। तो खैर
सोलर एनर्जी को देखते हैं जी। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट इज रेफर टू द सोलर एनर्जी। सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी यूज इन 2 वेज, 2 वेज में से इस्तेमाल करते हैं। पेपर में शॉर्ट आ सकता है। आइदर इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग सिस्टम और कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। पहला, या तो इसको सोलर अब्जॉर्बर में या हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, विंटर में बड़े फ़ायदे हैं इसके। और स्पेशली सेकंड, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फोटोवोल्टिक सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हीटिंग सिस्टम में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन वन वे सोलर पैनल्स अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन। ठीक है जी। पहला तरीकाकार क्या है कि जो सोलर पैनल्स हैं ये सन से हीट अब्जॉर्ब करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स विच आर पेंटेड ब्लैक। ये लार्ज मेटल प्लेट्स जो हैं जी लगाई जाती हैं जिस पर ये मुश्तमिल हैं, बने हुए हैं, और उनका पेंट ब्लैक किया जाता है बिकॉज ब्लैक इज़ द गुड अब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी। ब्लैक कलर जो है, आइडियल ब्लैक बॉडी जो है, ये हमारे पास गुड एब्जॉर्बर है, गुड एमिटर है। और ये फिगर 5.15 में आपको नज़र आ रहे हैं। सोलर पैनल इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ। ठीक है, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ सोलर एब्जॉर्बर। हीट कैन बी यूज फॉर वार्मिंग हाउसेस और रनिंग वाटर हीटिंग सिस्टम। तो इसलिए मैंने कहा विंटर में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। सर्दियाँ होती हैं तो गर्म पानी चाहिए तो वो भी इससे मिल सकता है, घरों को भी गर्म रखते हैं ये। इफ़ सोलर रेडिएशन इज़ concentrated to a small surface area by using large reflector or lens, reasonably high temperature can be achieved। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर हम सोलर रेडिएशंस को कन्वेक्स लेंस के थ्रू एक ही ख़ास पोर्शन पे फॉल करें, सारे एक ही जगह पर आए, तो हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी अचीव कर सकते हैं। और ये जो फिगर है 5.16, ये सोलर सेल्स एज अ पैनल्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर देखें, एट द हाई टेम्परेचर वाटर कैन बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। और जब वो हाई टेम्परेचर होगा तो वाटर जो है वो बॉयल होगा, स्टीम बनेगी, और स्टीम जो है वो टरबाइंस को रोटेट करेगी। टरबाइंस रोटेट होंगी तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस। तो थर्मल एब्जॉर्बर से, ठीक है, सोलर एनर्जी को एज अ थर्मल एब्जॉर्बर यूज़ करते हुए हम जो है वो जनरेटर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर एक बड़े इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जी। सोलर पावर्ड कार्स which won the World Solar Challenge race in Darwin, ऑस्ट्रेलिया in 1993। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स जो डार्विन में रेस हुई थी सोलर कार्स की 1993 में, तो ये वो कार थी जिसने जो है वो उस रेस को जीता था, विन किया था। ठीक है, और हमारे यहाँ सोलर पैनल्स अब जाकर आप देख रहे हैं कि इंस्टॉल हो रहे हैं इतना कुछ। तो हम लोग ज़रा टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्या है, पीछे हैं, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। ठीक, ये हमारा एक ड्रॉबैक भी है। तो देखें सेकंड सोर्स क्या था जी, कि सोलर एनर्जी एज अ सोलर पैनल्स और फोटोवोल्टिक सेल। तो यहाँ ये देखें, इन द सेकंड मेथड सनलाइट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज़ ऑफ सोलर सेल्स। ठीक है जी, वहाँ तो हमें क्या करना पड़ा, थर्मल एब्जॉर्बर थे, हीट अप हुए, हीट बनी, फिर वो जो है स्टीम बनी, स्टीम से फिर टरबाइंस और फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर, बहुत लंबा मेथड। लेकिन सेकंड मेथड में क्या है कि सनलाइट को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्रू यूज़ ऑफ सोलर सेल्स। सोलर सेल्स आर नॉन एज फोटोवोल्टिक सेल्स, और ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नॉर्मली हम जर्मीनियम और सिलिकॉन यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इन फ्यूचर 10th में डिटेल में डिस्कस करेंगे। द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय सिंगल वोल्टेज सेल इज़ वेरी लो। ठीक है, जो सिंगल वोल्टेज सेल का वोल्टेज है बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए हम सीरीज़ में बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इन ऑर्डर टू गेट सफिशेंट हाई वोल्टेज फॉर प्रैक्टिकल यूज़, अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ टू फॉर्म अ सोलर सेल पैनल एज शोन इन द फिगर 5.16। ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो ये छोटे छोटे सेल्स मिलके इन्होंने सोलर पैनल बनाया हुआ है। तो एक का काम नहीं है कि वोल्टेज बनाए, तो ये मिलकर इतना सारा जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, फिर इसकी एप्लीकेशन है। सोलर कैलकुलेटर्स आर आल्सो अवेलेबल which work by using electrical energy provided by the solar cells। ठीक है जी, सोलर कैलकुलेटर्स आपने देखे हैं जो कि सोलर एनर्जी पे वर्क करते हैं। लार्ज सोलर पैनल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर पावर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स में भी इनका काम है कि सैटेलाइट्स तो एक्चुअली है ही कहाँ, स्पेस में वैक्यूम लेस कंडीशन है, और वहाँ पर एनर्जी इन्हें चाहिए ही चाहिए, तो ये डायरेक्टली सन से एनर्जी लेते हैं, और सैटेलाइट फिर अपना जो भी वेल परफॉर्म फंक्शन है उसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करती हैं, सर अंजाम देती हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं अर्थ सैटेलाइट्स गेट सोलर एनर्जी थ्रू देयर सोलर पैनल्स।
नेक्स्ट है हमारे पास फिर सोर्स स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक। अब न्यूक्लियस की अगर बात कर लें तो न्यूक्लियस जो है ये सेंट्रल डेंस पार्ट होता है जी एटम का, ठीक है। और न्यूक्लियस जब टूटता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होना, यूरेनियम टूटा, बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई। और ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो पोर्शन भी आपका 10th में आएगा। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस मेक यूज़ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है जी, ये एज अ न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो यूज़ होते हैं। These materials release huge amount of energy as the nuclei of their atom breaks during nuclear fission। यूरेनियम 92-235 के केस में फिशन फ्रैगमेंट अगर बेरियम और क्रिप्टॉन हो तो तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है और ये बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। दिस प्रोसेस इज डन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। हीट प्रोड्यूस बाय फ्यूल इज़ यूज टू मेक स्टीम, ठीक है जी। और जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम स्टीम बनाते हैं। स्टीम से जो है वो टरबाइंस रोटेट करती हैं, टरबाइन से जो है जनरेटर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान आल्सो रन्स न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एट कराची एंड चश्मा। हमारा जी कराची में है KNUP कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है जी, बहुत बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। और फॉर योर इंफॉर्मेशन पेपर में MCQs आ सकता है। जियो थर्मल एनर्जी इज़ करंटली यूज इन जापान, रशिया, आइलैंड, इटली, New Zealand and USA. More than 85% of Iceland's use geothermal energy to warm their homes, ठीक है जी। ये पेपर में इंफॉर्मेशन MCQ आ सकती है कि तकरीबन मोर देन 85% जो आइसलैंड है वो जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं अपने घरों को गर्म रखने के लिए। द कॉस्ट ऑफ हीटिंग इज़ ओनली 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ बर्निंग ऑयल टू पावर इलेक्ट्रिकल हीटर्स। और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। तो जियोथर्मल एनर्जी है क्या, आ भी रहा है आगे। जियो स्टैंड फॉर अर्थ, थर्म फॉर हीट एनर्जी। जो अर्थ की इंटरनल हीट है उसकी वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो देखें जियोथर्मल एनर्जी क्या है जी। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हॉट रॉक्स आर प्रेजेंट इन द सेमी मोल्टन फॉर्म डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास अर्थ का क्रस्ट से नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पर हॉट रॉक्स होते हैं। तो हम करते क्या हैं कि हम ये जो हॉट रॉक्स होते हैं यहाँ पर दो ड्रिल करते हैं, दो तरह के होल्स प्रोड्यूस करते हैं। एक होल से हम वाटर इन करते हैं, पानी को डालते हैं। पानी ज़ाहिर सी बात है ठंडा पानी होता है या नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। जब वो नीचे जाता है तो हॉट रॉक्स हाई टेम्परेचर पे होते हैं। वो उस वाटर को क्या करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। वो स्टीम दूसरे होल से ऊपर आती है, आगे टरबाइंस लगी हुई होती हैं, टरबाइंस रोटेट करती हैं तो आगे जनरेटर होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो आगे हमने ट्रांसमिशन लाइंस के साथ कनेक्ट की हुई होती है, ठीक है। तो देखें दे आर हीटेड बाय एनर्जी रिलीज ड्यू टू द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑलरेडी जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। यूरेनियम हो गया, ठीक है, प्लूटोनियम हो गया। द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक्स इज़ अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस। पेपर में MCQs आ सकता है कि कितने टेम्परेचर पर होते हैं, 250 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर केल्विन में आ जाए तो आप इसे 250 डिग्री में प्लस 273 जब आप करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ नॉन एज जियोथर्मल एनर्जी विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू रन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। मैंने बताया कैसे जो है जी इलेक्ट्रिकल जनरेटर रन करते हैं। टिपिकली जियोथर्मल पावर प्लांट इज शोन इन द फिगर 5.17। तो ये हमारे पास क्या है, ये जियोथर्मल पावर प्लांट है। और टू मेक यूज़ ऑफ हीट ऑफ द रॉक्स 2 होल्स आर ड्रिल्ड अप टू द रॉक्स। ये मैंने शुरू में बात की कि हम उस रॉक के ऊपर 2 होल्स ड्रिल कर देते हैं। कोल्ड वाटर इज पम्प डाउन थ्रू वन ऑफ द होल्स। एक जगह से पानी डाला जाता है, वाटर इन, कोल्ड वाटर होता है। इट इज़ हीटेड अप बाय द हॉट रॉक्स एंड स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है जी। बॉयल होता है तो स्टीम बनती है। स्टीम इज़ प्रोड्यूस्ड एट कम आउट थ्रू द अदर होल। दूसरे होल से वो स्टीम बाहर निकलती है। द स्टीम रन्स द जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स जो है उससे हमें फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वेयर देयर इज़ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर द हॉट रॉक्स इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एंड द गीजर्स।
और कहते हैं कि जिन जगहों पर इलाकों में पानी पहले से ही प्रेजेंट होता है हॉट रॉक्स के अंदर, तो वो बड़ी तेज़ रफ्तार से जो है वो उन चट्टानों से, उन पहाड़ों से निकलता है, हॉट स्प्रिंग्स बनाते हैं, गीज़र बनाता है। सच गीज़र इज शोन इन फिगर 5.18। तो ये जो गर्म चश्मे निकलते हैं ना पानी के एकदम से, ये गीज़र्स होते हैं हमारे पास। ये आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में, ठीक है जी। गीज़र्स और स्प्रिंग भी हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। फिर हमारे पास एनर्जी का एक और सोर्स है जी, विंड एनर्जी। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स पीपल हैव बीन यूजिंग विंड मिल्स टू ड्रा वाटर फ्राम द वेल और ग्राइंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर, ठीक है जी। ज़माने कदीम से विंड एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है। लोग जो हैं वो इसको कुएं से पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है, या अपना जो आटा है उनका उसको पीसने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। द मॉडर्न विंड मिल्स इज़ यूज टू रन जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो मॉडर्न विंड मिल्स फार्म्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। विंड जनरेटर्स मेक इलेक्ट्रिसिटी इन द सेम वे एज स्टीम जनरेटर इन पावर स्टेशंस, ठीक है जी। विंड जनरेटर्स भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इसी तरह जिस तरह से स्टीम जनरेटर्स करते हैं। फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन ऑफ विंड फार्म with 100 or more windmills is needed. A windmills farm is shown in the figure. ये दी पन बिजली जो है लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास है विंड फार्म्स जो है, एक्चुअली यहाँ पर जब हवा चलती है, ठीक है, तो ये फ़ैन रोटेट करते हैं तो हमारे पास जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। फिर इसी तरह हमारे पास सोर्स है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स जो है ये इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ठीक है जी। टाइड्स क्या है देखें, द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द मून गिव राइज टू टाइड्स इन द सी, ठीक है जी। जो हमारे पास समंदर है उनमें जो हवा चलती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, तो उन्हें हम टाइड्स कहते हैं। और इससे जो एनर्जी बनती है उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। द टाइड राइज द वाटर लेवल नियर द सरफेस ऑफ सी शोर ट्वाइस अ डे। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि हाई टाइड कितनी बनती है एक दिन में, तो एक दिन में ट्वाइस अ डे जो है वो वाटर लेवल राइज होता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कैन बी यूटिलाइज टू रन on turbines of the electricity generation. The water at high tides can be trapped a suitable location, a basin. तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास हाई टाइड्स होती हैं तो जो हमारे पास बेसन है, डैम है, और समंदर पे जो वाटर लेवल है ज़्यादा होता है तो हम डैम के गेट ओपन कर लेते हैं, डैम में वाटर स्टोर कर लेते हैं। तो जो वाटर स्टोर होता है तो दरमियान में तो हमारे पास टर्बाइन लगी हुई हैं और रोटेट करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब लो टाइड होती है, समंदर का जो लेवल है वो कम होता है, तो हम अगर दोबारा उस डैम को ओपन कर देते हैं, डैम से सारा पानी समंदर में जाता है, तो तब भी टर्बाइंस हैं वो रोटेट करती हैं। टर्बाइंस रोटेट्स होने से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। द वाटर इज़ दैन रिलीज in a controlled way at low tide to drive the turbines for producing electricity. At next high tide the dam is filled again and the incoming water also drives turbines. और इसी तरह से जो है वो हम एक साइक्लिक वे में एनर्जी फ्रॉम टाइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास है जी एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन सी, और ये प्रोफेसर साल्टर ने इसका कंसेप्ट दिया था, साल्टर डक आप देख भी रहे हैं। द टाइड्स एंड विंड्स ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ सी प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स। जो हमारे पास जी टाइड्स हैं और जो विंड्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपने देखा है कि वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो वाटर वेव्स हैं इनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द मेथड टू हार्नस वेव एनर्जी इज यूज लार्ज फ्लोट्स विच मूव अप एंड डाउन विद द वेव्स, ठीक है। जो वेव्स के साथ अप्स एंड डाउन क्या करती हैं, टू एंड फ्रो मूव करती हैं। ऑन सच डिवाइस इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर साल्टर इज़ नॉन एज साल्टर डक। और इस तरह की डिवाइस को, ये वैसे आपको किताब नुमा डिवाइस नज़र आ रही होगी, और ये टू एंड फ्रो क्या करती है, मूव वाटर वेव्स के साथ, और इसे हम साल्टर डक कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, डक फ्लोट एंड द बैलेंस फ्लोट। ये डक फ्लोट है जी इसका, और ये इसका बैलेंस फ्लोट है। द एनर्जी ऑफ वाटर वेव्स कास डक फ्लोट टू मूव। जो आपके पास वाटर वेव की एनर्जी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो डक फ्लोट को मूव करवाती है रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। डक फ्लोट नीचे है तो बैलेंस फ्लोट ऊपर होगा, बैलेंस फ्लोट नीचे है तो डक फ्लोट ऊपर होगा। रिलेटिव मोशन है, ठीक है। द रिलेटिव मोशन ऑफ डक फ्लोट इज़ यूज टू ड्राइव द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। और इसी तरह फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर हमारे पास है जी बायोफ्यूल एनर्जी। बायोफ्यूल एनर्जी भी हमारे पास एक सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, और ये गांव देहात में अक्सर इस्तेमाल किया जाता था।
खाना पकाने के लिए भी, या यहाँ से जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस की जाती है। तो देखिए, it is that energy which is obtained from the biomass. Biomass consists of organic materials such as plant waste, food, animal dung, sewage, etc. भाई जो अंडर बरीड ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, वेस्ट फूड हो गई, ठीक है, एनिमल्स हैं, उनसे बनती है बायोफ्यूल एनर्जी। सीवेज इज दैट डर्ट विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टेनिंग डर्टी वाटर, ठीक है, गारा सा जो बन जाता है। द मटीरियल कैन इट सेल्फ यूज एज अ फ्यूल और कैन बी कन्वर्टेड इंटू अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। इस मटेरियल को हम इट सेल्फ भी फ्यूल बना सकते हैं और इसको दूसरे टाइप्स ऑफ फ्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट कंबशन मेथड। डायरेक्ट कंबशन इज द मेथड इन विच बायोमास कॉमनली नॉन एज सॉलिड वेट इज बर्न टू बॉयल वाटर एंड प्रोड्यूस स्टीम। डायरेक्ट कंबशन में हम क्या करते हैं कि जो बायोमास है, खाम मादे जितने भी हैं, प्लांट्स हो गए, वेस्ट हो गया, ठीक है जी, और ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, एनिमल डंग हो गया, सबको इकट्ठा करके इसको हम बर्न करते हैं, ठीक है, और इससे वाटर को बॉयल करते हैं जिससे स्टीम बनती है और स्टीम से फिर आगे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द स्टीम कैन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन अनदर प्रोसेस द रोटिंग ऑफ बायोमास इज क्लोज टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर प्रोड्यूस मीथेन रिच बायोगैस। मैंने कहा ना कि मीथेन गैस हम बनाते हैं, तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं बायोगैस डाइजेस्टर इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, ये हम फिल कर देते हैं सारे मटेरियल। तो इस तरह से जी हम इससे फिर मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन बायोमास मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, और इस केस में जो है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम ये सारा काम करते हैं। बायोगैस प्रोड्यूस इन द टैंक पाइप्ड आउट एंड कैन बी यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग लाइक नेचुरल गैस। ये पाइप आप देख रहे हैं जी, इससे जो मीथेन गैस है वो हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं और उससे फिर हम कुकिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोफ्यूल सच एज एथेनॉल, अल्कोहल जो है हमारे पास, कैन बी यूज टू ऑब्टेन फ्राम द बायोमास। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की जगह इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इन दिस केस बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू एथेनॉल, और इस केस में बैक्टीरिया जो है जी वो एथेनॉल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ सोर्सेस स्टूडेंट्स जो हमने एनर्जी के डिस्कस किए। डू यू नो, एक साइड इन्फॉर्मेशन है, द रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्राम द 1986 चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन रशिया 1896 अफेक्टेड पीपल लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स, ठीक है जी, उन्होंने लोगों की जानों पे भी असर किया, वहाँ का जो लाइफ स्टॉक था, वहाँ की जो फसलें थी वो भी हुई, और चेर्नोबिल इंसिडेंट बड़ा मशहूर है। ऑल थॉट ओनली 31 पीपल डाइड फ्राम डायरेक्ट एक्सपोजर, और 31 लोग तो तभी वहाँ उनकी डेथ हो गई थी, फौत हो गए थे। अबाउट 6 लाख पीपल वर सिग्निफिकेंटली एक्सपोज टू द फॉल आउट, ठीक है जी। तो ये जो चेर्नोबिल इंसिडेंट हुआ था, ये न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो गए थे और आसमान पे काले काले बादल, आर्टिफिशियल क्लाउड बन गए थे, ठीक है, और अल्लाह ताला इस तरह की आफात से बचाए कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाए। तो चेर्नोबिल इंसिडेंट से कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हुआ और अभी तक भी वहाँ रेडिएशन के असरात हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।